गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं ओबेलिया सिलेंट्रेटा फाइलम का जंतु है और इसकी खास बात होती है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है और 3 प्रकार के जूइड या 3 प्रकार के जीवक इसमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। ये हाइड्रेंथ या पॉलिप, यहाँ पर ये गोनेंजियम और उस गोनेंजियम जिसे हम कह रहे हैं उसके अंदर होती है ब्लास्टोस्टाइल और ब्लास्टोस्टाइल पर ये मेडुसी डेवलप होती है। तो सबसे पहले पॉलिप होता है, ये मोनोमॉर्फिक फॉर्म। दूसरा उस पर ब्लास्टोस्टाइल बनती है पुराने हाइड्रेंथ के कक्ष वाले भाग में, और उसके बाद में उस ब्लास्टोस्टाइल पर मेडुसी का डेवलपमेंट होता है बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि गोनेट्स का निर्माण, दरअसल में ये मेडुसी ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। तो हम इसके संदर्भ में आज आपसे बातें करेंगे। थोड़ी सी बातें उससे पहले कुछ रह गई हैं, उनसे छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मस्कुलर सिस्टम की बात हम करते हैं तो पेशियां कहाँ उपस्थित होती हैं। दरअसल में हम देखते हैं कि ओबेलिया पॉलिप और मेडुसी होती हैं जो संकुचित होती हैं, रिलैक्स होती हैं, फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के इनमें ऐसा नहीं हो सकता। तो गति जो देखने को मिलती है उनमें संकीर्णन होता है या फैलती हैं, तो उनके लिए पेशियां उपस्थित होती हैं। तो यहाँ the muscular system of Medusae is somewhat more specialized than the polyp. Gastrodermal cells lack contractile extensions. Muscular system is thus restricted to epidermal layer. Muscular system is best developed around the bell, margin and subumbellar surface, where the fibers of the radial and circular system. Epitheliomuscular cells of the velum, swimming movement of the medusa depend on these pulsation or very largely vertical in lamina direction. Horizontal movement is dependent upon water current. ये सब चीजें जो हैं पेशियों के कारण ही ये गतियां देखने को मिलती हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने हाइड्रा में पढ़ा है कि मीजोग्लिया के दोनों तरफ, बाहर से एपिडर्मिस के बेसल पार्ट पर, अंदर से गैस्ट्रोडर्मिस के भीतरी भाग पर, मतलब टुवर्ड्स द मीजोग्लिया, वहां पर नर्व सेल्स जो होती हैं वो नर्व फाइबर्स का एक जाल बना लेती हैं। तो वहां पर ये चीज देखने को मिलती है। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, इनमें 2 तरह के संवेदी अंग जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। और 2 तरह के संवेदी अंगों में सबसे पहली बात तो हम कहते हैं कि मेडुसा में 8 सीमांत ग्राही अंग संतुलन पुटियां स्टेटोसिस्ट होती है, जो घंटी तट के अंदर अवक्षत्रीय सब अम्ब्रेलर सरफेस जिसे हम कहते हैं उसके एडरेडियल टेंटिकल्स के आधार पर स्थित पाई जाती है। हमने कल सिमेट्री बताई थी, तो उसमें
पार रेडियल और एड रेडियल। तो यहाँ पर एड रेडियल टेंटिकल्स के वो 8 ही होंगे, तो उनके आधार पर स्थित होती है और प्रत्येक अंग एक सूक्ष्म एवं तरल परिपूर्ण अधिचर्मी कोश का बना होता है। इसकी गुहा में कैल्शियम कार्बोनेट का एक गतिशील गोल कण उपस्थित होता है, जिसे ऑटोलिथ या स्टेटोलिथ कहते हैं, और जो कि लिथोसाइट नामक एक बड़ी कोशिका से इसका श्रावण होता है। तो एक तो हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो लाइट सेंसिटिव ओसिलाई है और एक स्टेटोसिस्ट है। तो ओसिलाई कंसिस्ट इन फॉर्म ऑफ ए पैच ऑफ पिगमेंट, consist of patch of pigment, or photoreceptor cells are organized either within a flat disc or a pit. The ocelli are typically located on the side of tentacular bulbs. वहां पर देखने को मिलेगा। स्टेटोसिस्ट की बात हम बता ही रहे हैं कि एड्रेडियल टेंटिकल्स उनके बेस पर देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं बात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने बताया था आपको कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलिप के द्वारा होता है या हाइड्रेंट के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेडुसा के द्वारा होता है। तो मेडुसा आर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जूइड्स possessing गोनेड्स। हमने कल मेडुसा की शक्ल दिखाई थी आपसे कि मेडुसा के अंदर गोनेड्स कहाँ उपस्थित होते हैं। ये जैसे ये मेडुसी है और इन मेडुसी पे ये जो रेडियल कैनाल जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर बीच में ये खुली हुई संरचना है, ये गोनेड्स होती है। ये भी दरअसल में दो प्रकार के मेडुसी होते हैं और इनमें से एक मेल मेडुसी है और एक फीमेल मेडुसी है। तो यहाँ पर ये एसेक्सुअल फेज है और इससे ब्लास्टोस्टाइल और ब्लास्टोस्टाइल से गोनेंजियम और इससे निकलने वाला ये मेडुसी, तो मेडुसी बनने के बाद अब ये सेक्सुअल फेज चालू होगी। इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जो गोनेड हैं वो हमने बताया आपको मेडुसी के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो पहले भी हमने वर्णन किया है, बताया है आपको कि ओवेलिया में लाइफ साइकिल में अलैंगिक हाइड्रोइड जीवड होता है, जीव निवह होती है, और लैंगिक अवस्था जो है वो मेडुसी होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। तो जीवन व्रत को पूरा करने के लिए इन दोनों ही पीढ़ियों का नियमित एकांतरण होता है। नर और मादा मेडुसी पृथक पृथक होती हैं और उनमें क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। अब सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। नर और मादा जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नर है और ये मादा मेडुसी है। तो यहाँ पे निषेचन कैसे होगा, यहाँ से तो स्पर्म्स निकलते हैं, यहाँ से ओवा निकलते हैं और पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं और पानी में फर्टिलाइजेशन होगा। तो निषेचन की क्रिया या तो समुद्र के जल में बाहर होती है जहां युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, या जल की धाराओं द्वारा शुक्राणु को मादा मेडुसा तक ले जाया जाता है जहां अंडे शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। पितृ मेडुसी युग्मकों को मुक्त करने के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। तो ये दोनों जो है गैमेट रिलीज करने के बाद में ये मर जाते हैं। अब इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट में सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं क्लीवेज होती है, और क्लीवेज जो है पूर्णभंजी होलोब्लास्ट एक प्रकार की क्लीवेज देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप मोरूला बन जाता है। ये दो सेल बनी, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद में ये 2 सेल स्टेज हुई, 2 से 4 सेल स्टेज हुआ, 4 सेल से 8, 16, 32, इस प्रकार से ये सेल्स बन के ये क्या बन जाएगा, मोरूला बन जाएगा। और मोरूला बनने के बाद वो ब्लास्टुला अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां पर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद की समान रचना होती है, इसकी गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि ब्लास्टोमियर का एक स्तर से ये कैविटी आस्तरित होती है। तो जहां पर ये बाहर से ये बॉल या गेंद जैसी संरचना, लेकिन इसके अंदर की होलो कैविटी होगी, तो उसे हम ब्लास्टोसील कह देते हैं।
इस प्रकार की बात हम यहाँ देखेंगे। तो हम यहाँ बता रहे थे कि ये ब्लास्टुला जो है वो बनता है और बाहर की तरफ ब्लास्टोडर्म होती है, अंदर की तरफ ब्लास्टोसील होती है। तो ब्लास्टोमियर का एक स्तर बन गया, अंदर की तरफ जो है ब्लास्टोसील बन गई। इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन होता है और गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो कोरक खंड की आंतरिक सतह से एक नई कोशिकाएं बनकर पृथक होती रहती हैं और कोरक गुहा में भर जाती हैं। इस प्रक्रिया को डिलेमिनेशन कहते हैं। और दूसरी एक ध्रुव से कोशिकाएं पृथक होकर यूनिपोलर इंग्रेशन मतलब कोशिका ब्लास्टोसील में घुस जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये ब्लास्टोसील में एंटर करती हैं कोशिकाएं, तो इस प्रकार से जो ब्लास्टोसील है वो पूर्ण रूप से भर जाती है और अब एक जो है ठोस गैस्ट्रुला का सॉलिड गैस्ट्रुला या जिसे हम स्टीरियो गैस्ट्रुला कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म होती है। यह आपके पास में गैस्ट्रुला जो तथाकथित प्लेनुला लार्वा में रूपांतरित हो जाएगा। तो इसके बाद में अब आती है बात ये फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा। तो प्लेनुला लार्वा जो है जब गैस्ट्रुला बन गया तो इसके बाद में इसके गैस्ट्रुला की लंबाई में वृद्धि होती है और उसकी बाहरी या बहिर्चर्मी कोशिकाएं पक्षमाप धारण कर लेती हैं, जिससे एक मुक्त प्लावी प्लेनुला लार्वा का निर्माण होता है, बनता है। तो प्लेनुला का अगला सिरा पिछले सिरे की अपेक्षा चौड़ा होता है। ये एंटीरियर एंड है, ये चौड़ा है, ये पोस्टीरियर एंड है, ये सकड़ा है। तो शीघ्र ही इसका एक ठोस एंडोडर्म में डिलिमिनेशन द्वारा एक गुहिका विकसित हो जाती है जिसे एंटेरोन कहते हैं। तो प्लेनुला अब वास्तविक टू लेयर लार्वा बन जाता है जिसमें एक बाहरी पक्षमावित एक्टोडर्म और भीतरी एंडोडर्म होती है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो इस लार्वा में स्तंभी बहिचर्म संवेदी तंत्रिका एवं ग्रंथि कोशिकाएं और पेशी प्रवर्ध और दंश कोशिकाएं बन जाती है। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेज में ये कुछ समय के लिए जो है पानी में तैरता रहता है और जब किसी आधार पे चिपक के ये जो है स्थायी हो जाता है। अभी तक तो फ्री स्विमिंग लार्वा था, फिर स्थायी जो लार्वा बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रूला। तो ये हाइड्रूला लार्वा के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, प्लेनुला सेटल डाउन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं। तो कुछ समय तक सक्रिय मुक्त प्लावी जीवन बिताने के बाद में यह लार्वा जल में नीचे डूब जाता है और अपने अगले सिरे द्वारा पत्थर या जलवासी पौधे या लकड़ी या किसी भी ठोस पदार्थ पर चिपक जाता है और इसमें कायांतरण होता है। इसका प्रारंभिक सिरा चिपकने के लिए डिस्क, बेसल डिस्क और दूरस्थ सिरा पर मुख सहित एक हस्तक या जिसे हम मेनुब्रियम और स्पर्शकों का एक सर्कलेट विकसित हो जाता है। अब लार्वा सामान्य पॉलिप या हाइड्रा के समान दिखाई देता है। इस तरह से जो है ये यंग पॉलिप तो है, इस तरह से दिखाई देगा और इसके बाद में ये बन जाएगा और हाइड्रूला कहलाता है। अलैंगिक मुकुलन द्वारा विस्तीर्ण प्रक्रिया द्वारा हाइड्रूला धीरे धीरे अपने पितृ ओविलिया कॉलोनी के समान नई शाखाकार ओविलिया निवय में बन जाता है। ओविलिया के समान स्थानबद्ध जीव के जीवन वृत्त में मुक्त प्लावी मेडुसा और लार्वा का पाया जाना उसके लिए अति लाभदायक है क्योंकि इसमें प्रकीर्णन में सहायता मिलती है और ये जाति के अति संकुचन या संकुलन ओवरक्राउडिंग से रोकती है। जब ये बन गया हाइड्रोला तो इसके बाद में ये इसमें ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगी, ये बडिंग बनना बन जाएगी, ये बड़ी बन गई, ये हाइड्रेंथ बन जाएगा, ये पॉलिप बन जाएगा, ये पॉलिप ये मेडुसा बन जाएगा, फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये फ्री स्विमिंग प्लेनुला स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओवेलिया हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज और द लाइफ हिस्ट्री में भी रिप्रेजेंटेड एज मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये यहाँ पर फिर बाद में जाइगोट बनता है, ये जाइगोट देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू मोरुला देन ब्लास्टुला और इट विल बी चेंज इनटू गैस्ट्रुला देन प्लेनुला larva is formed then hydrula larva is formed then colony will be developed or again the sexual medusae are produced which will be
form gametes and zygote and so on. फिर again this cycle will be repeated. अब हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि पीढ़ियों का एकांतरण, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस। तो यहाँ हम मेटाजेनेसिस की बात करें तो होता क्या है, हम यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे थोड़ा सा कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि such as alternation of generation between two diploid phases is known as metagenesis. Although the phenomenon of metagenesis is also reported in the group of animals, but it is well represented by polymorphic hydrogen like Obelia. Obelia show polymorphism in which the polyp or for feeding the colony and blastocyst for budding and medusa is for disseminating the gametes. तो हम यहाँ पे इस बात को आपको बताएंगे कि मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अंतर क्या होता है, मैं उसकी थोड़ी सी बात आपसे बताऊंगा। हम भाई यहाँ देखते हैं कि ये ओबेलिया कॉलोनी है जो एसेक्सुअल स्टेज है, ये डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड से ये ब्लास्टुला बना तो ये भी क्या नाम इसको ब्लास्टोस्टाइल बना तो ये भी डिप्लॉइड ही है, मुकुलन से बन रहा है, कोई सेक्सुअल या रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिप्लॉइड है तो ये यहाँ से बनने वाली मुकुलन से ये स्टेज भी डिप्लॉइड होगी, और ये डिप्लॉइड है तो यहाँ से मेडुसा बन रहा है वो भी डिप्लॉइड होगा, और ये मेडुसा डिप्लॉइड है तो यहाँ से ये मेडुसा भी डिप्लॉइड है और ये मेडुसा भी डिप्लॉइड है। अब यहाँ इनसे बन रहे हैं स्पर्म और इनसे बन रहे हैं ओवा, ये क्या हुए, हैप्लॉइड हुए। ये दोनों हैप्लॉइड हुए तो अब इनसे ये क्या बन जाएगा, ये वापस से डिप्लॉइड बन जाएगा, जाइगोट। बस गैमेटोजेनेसिस के लिए थोड़े समय के लिए ये हैप्लॉइड हो रहे हैं, जो स्पर्म बन रहा है या ओवा बन रहा है फिर ये डिप्लॉइड हो जाएगा, ये फिर ये सब चीजें चलेंगी, ये डिप्लॉइड हो जाएगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये एसेक्सुअल स्टेज है जिसमें पॉलिप और कॉलोनी है, ये भी डिप्लॉइड है। जो सेक्सुअल स्टेज है मेडुसी वो भी डिप्लॉइड है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच में हो रहा है, एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, और दोनों क्या है, डिप्लॉइड। तो when a diploid sexual phase alternate with a diploid asexual phase, this one is called metagenesis. इसे क्या कहते हैं, समय का अंतरण कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण नहीं कहते, समय का अंतरण की बात हम इसके लिए देते हैं। जब डिप्लॉइड एसेक्सुअल फेज डिप्लॉइड सेक्सुअल फेज से अल्टरनेट करती है तो उसे हम समय का अंतरण का नाम देते हैं। और यदि डिप्लॉइड एसेक्सुअल फेज हैप्लॉइड सेक्सुअल फेज से अगर अल्टरनेट करती हैं के बीच में पीढ़ी एकांतरण होता है तो हम इसको क्या कह देंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह देते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण और मेटाजेनेसिस की या समय का अंतरण की होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ मेडुसा ओवर पॉलिप। पॉलिप जो है उससे पर मेडुसा जो होता है वो एडवांस होता है। तो क्योंकि मेडुसा में जो फीचर्स होते हैं वो पॉलिप की तुलना में एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो किस में देखने को मिलती है, पॉलिप में देखने को मिलती है। तो एडवांसमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से लक्षण हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। पहली बात, मेडुसा मुक्त प्लावी होता है और इसकी त्रिज्याओं पर स्थित विभिन्न संरचनाएं इसकी जटिलता के लिए मुख्य उत्तरदायी है। कौन कौन सी, जैसा हम बता रहे थे कि वहां पर स्टेटोसिस देखने को मिलता है, वहां ऑटोलिथ देखने को मिलता है, वहां पर ओसिलाई देखने को मिलती है, ये सब चीजें। इस प्रकार मेडुसा में पॉलिप की अपेक्षा अधिक मॉर्फोलॉजिकल एडवांसमेंट अधिक दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं, पहली बात, बाह्य चर्म उच्च श्रेणी मेटाजोन प्राणियों की उपकला से मिलती जुलती है और यह एक पतली आरक्षी और संवेदी परत बनाती है और समानित पेशी पुच्छों सहित अपेक्षाकृत छोटी कोशिकाओं की बनी होती है। दूसरी बात, सब अम्ब्रेला सरफेस और वीलम में पेशी कोशिकाओं की प्रचुरता होती है, अतः संकुचनशीलता
की अधिक क्षमता देखने को मिलती है। तीसरी बात, मीजोग्लिया के अति अधिक विकसित या विकास से इनमें प्लवनकारी शरीर, हल्केपन और प्लवनीय में वृद्धि, हल्केपन तथा प्लवनीयता या फ्लोटिंगनेस कहते हैं में वृद्धि हो जाती है और जठरवाही गुही नालों के तंत्र में समानित होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। चौथी बात हम यहाँ पे कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम शोइंग द डिफरेंशिएशन इन टू नर्व रिंग्स कंस्टिट्यूइंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्व नेट और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसका तंत्रिका तंत्र पृथक पृथक दो भागों में एक स्पष्ट दो तंत्रिका वलयों और रिंग नर्व रिंग के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा अत्यंत शाखित तंत्रिका कोशिकाओं में विस्तृत जाल द्वारा बने परिधीय तंत्रिका तंत्र में विभेदन का आरंभ प्रदर्शित कर देता है। एड्रेडियल टेंटिकल्स के आधार पर जो है मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स जो है वहां देखने को मिलते हैं। और छठी बात हम देखते हैं यहाँ पे कि ये मुक्तप्लावी स्वभाव और गोनेट्स का विकास तथा जनन के साथ जाति के प्रकीर्णन के अधिक अवसर होते हैं। और फिजियोलॉजिकली हम देखते हैं तो मेडुसा पेशीय क्रिया द्वारा समुद्र की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने में एक स्पष्ट अग्रता प्रदर्शित करते हैं जो पोलिप में की भांति स्थानबद्ध ये नहीं होते। मतलब पॉलिप जो होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं और मेडुसी जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये एडवांसमेंट का करेक्टर है। अब इनमें समानताएं भी होती हैं और विभिन्नताएं भी होती हैं। तो समानताओं की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिप और मेडुसा में क्या समानताएं होती हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ सिमिलरिटीज बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसी। तो पहली बात यहाँ क्या है कि स्ट्राइकिंग एज द डिफरेंस between polyp and medusa, they are strictly homologous or typically similar structures. Both of them are formed on the same pattern. ये बात इनकी सही है कि इनमें समानताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों शरीर अरीय सममित होते हैं, फिर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म की परत होती है। मेडुसा की सब एक्स जैसे बही स्वच्छत्र सतह में पोलिप के आधार के समान होती है और इसमें पैतृक स्तंभ से जोड़े रखती है। मेनुब्रियम नामक समान एक समान प्रवर्त पर स्थित होने के कारण मुख दोनों में समजात होता है, दोनों में गुदा का अभाव होता है। मेडुसा का आमाशय, अरीय नाले और वृत्तीय नाल पोलिप की जठरवाही का के समान होते हैं जो दोनों में जठर चर्म से आस्तरित होते हैं और भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। दोनों मांसाहारी होते हैं, स्पर्शकों की सहायता से भोजन को पकड़ते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब है ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स, तो ये इनमें ये सिमिलरिटीज मिलती है दोनों के अंदर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात भी करते हैं और इनकी समानताओं और असमानताओं की बात भी यहाँ देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच।